दोस्तों ये स्टोरी का 83 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। अक्षत और गौतम के उन लोगों के बीच पहुंचते ही एड्रोन के आदमी दोनों को पकड़ एड्रोन के पास ले गए और उसके सामने खड़ा कर दिया। एड्रोन गुस्से में अपने आदमियों से बोला, यह दोनों अब तक कहाँ थे? तुम लोगों ने अच्छे से हॉस्पिटल को चेक नहीं किया था? एड्रोन के गुस्सा करने पर एक आदमी ने कहा, सर किया था, पर पता नहीं यह दोनों कहाँ छुपे थे। एड्रोन उसकी बात सुनकर दोनों को घूरने लगा और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, पर गौतम और अक्षत के चेहरे पर मेकअप हुआ था, जिसकी वजह से ड्रोन उसे पहचान नहीं पा रहा था। उन्हें वार्ड बंद कर भेजने से पहले आर्या और पीहू ने दोनों के चेहरे पर मेकअप कर उनकी असली पहचान को छुपा दिया था। एड्रोन ने दोनों के मुंह पर एक एक पंच मारा तो दोनों ही नीचे गिर गए। उनका नीचे गिरना उनके कमजोर होने की पहचान था। एड्रोन को अब भरोसा हो गया, यह दोनों वार्ड बॉय ही है ना कि कियान के भेजे आदमी। एड्रोन के कहने पर दोनों के हाथ बांधकर उसे हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ के साथ बैठा दिया गया। वह दोनों अपनी आंखों से उस जगह को स्कैन करने लगे और आदमियों को काउंट करने लगे। इस बीच एड्रोन का फोन रिंग हुआ। एड्रोन कॉल पिक करते हुए दत्त से बात करने लगा। उसे कॉल पर बात करते देखकर गौतम और अक्षत के कान खड़े हो गए और दोनों एड्रोन की कॉल पर हो रही बात ध्यान से सुनने लगे। जब एड्रोन ने कॉल पर दक्ष का नाम लिया, दोनों के कान खड़े हो गए। वह समझ गए थे यह सारा प्लान दक्ष का है, इन सब के पीछे दक्ष का हाथ है। दक्ष ने कॉल पर एड्रोन को ऑर्डर देते हुए कहा, जो करना है कर, पर इस बार उनमें से कोई नहीं जिंदा बचना चाहिए। एड्रोन ने दक्ष की बात पर कहा, डोंट वरी, एवरीवन विल डाई दिस टाइम, नो वन विल सर्वाइव। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। तो वहीं उसकी बात सुनकर गौतम गुस्से में बुदबुदाया, इसकी तो साले हमें मारने आया है, इस गोरे को तो मैं यही मसल दूं और धूल बनाकर उड़ा दूं, हमें मारने की प्लानिंग करेगा साले। गौतम की बात पर अक्षत बोला, बस कर यार, इसे बाद में देख लेंगे, फिलहाल जिस काम के लिए आए हैं उस पर फोकस करो। अक्षत की बात मानकर गौतम शांत हो गया। इधर विवान और विहान ने एक प्लान बनाया और वह सभी हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच गए। वह बिल्डिंग हॉस्पिटल की बिल्डिंग से ज्यादा दूरी नहीं थी, पर फिर भी उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना चॉपर बुलाया और उसे उसी बिल्डिंग के टेरेस पर लैंड करवाया। वह सभी चॉपर में बैठे और पायलट ने उड़ान भरी। हॉस्पिटल के टेरेस पर कुछ आदमी पहरा दे रहे थे और उन्होंने चॉपर को अपनी तरफ आते देख लिया था। उन सभी ने चॉपर पर निशाना लगा दिया। तभी चॉपर से सीढ़ीदार रस्सी नीचे गिरी तो वह सभी अलर्ट हो गए। तभी विवान रस्सी के सहारे नीचे आने लगा। उसे नीचे आते देखकर उन लोगों ने उस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, पर विवान को कवर करते हुए विहान और रूहान फायरिंग करने लगे। विवान धीरे धीरे नीचे आ गया था और फाइनली टेरेस पर जंप करते हुए उसने खुद पर हमला कर रहे आदमियों को शूट कर दिया। विवान के शूट करते ही वह आदमी नीचे गिर गया। विवान के बाद विहान और रूहान भी एक एक करके नीचे आने लगे। जब तक वह दोनों नीचे आए, विवान ने टेरेस पर मौजूद सभी आदमियों को खत्म कर दिया था। रूहान और विहान के बाद अभिनव और सिकंदर भी नीचे आ गए। जैसे ही वह सभी टेरेस से होते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा रहे थे, तभी एक आहट ने विवान का ध्यान अपनी ओर खींचा। विवान ने पलट कर देखा तो एक आदमी जो पूरी तरह से घायल था उन पर निशाना लगा रहा था। उसके निशाने पर सिकंदर था और उस आदमी ने देखते ही देखते सिकंदर पर गोली चला दी। इससे पहले गोली सिकंदर पर लगती विवान बीच में आ गया और गोली उसके लेफ्ट कंधे पर लग गई। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी पीछे मुड़े। सिकंदर भी पलटा, पर उसके पीछे उसे कवर किए विवान खड़ा था। विवान को देखकर सिकंदर और बाकी सभी हैरान रह गए। विवान के कंधे से खून निकल रहा था। खून को देखकर सिकंदर विवान को हैरानी से आंखें बड़ी किए देखने लगा। क्या उसकी जान विवान ने बचाई? वही विवान उसे कुछ समय पहले उससे कहा था, तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा, अभी उसी ने उसकी जान बचाई। इस बात पर सिकंदर को भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। विवान ने सिकंदर को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, जितनी मैं तुमसे नफरत करता हूँ उतना ही सांझ से प्यार करता हूँ। उसकी जिंदगी मेरे लिए जरूरी है और उसे सिर्फ तुम बचा सकते हो। इसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। सिकंदर, विहान और रूहान ने जल्दी से विवान को संभाला और उसे अपना सहारा दिया। मैं ठीक हूँ, विवान ने कहा तो विहान उस पर गुस्सा करते हुए बोला, क्या जरूरत थी तुझे बीच में आने की? विवान ने विहान को देखा तो बहुत गुस्से में दिख रहा था। उसने विहान का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे प्रॉमिस कर, तू इसे ओटी तक पहुंचाएगा बिना किसी खतरे के। इसे कुछ मत होने देना, सांझ की जान सिर्फ यही बचा सकता है।
विवान की बात सुनकर अब दोनों को ही समझ आ गया था विवान सिकंदर को क्यों लाया और उस पर चलने वाली गोली को उसने खुद पर क्यों ले लिया। विवान की बात मानकर विहान ने उसे प्रॉमिस किया। इधर गौतम और अक्षत दोनों टॉयलेट का बहाना करके उस जगह से बाहर निकल आए थे, पर वह दोनों अकेले नहीं थे। दो आदमी दोनों के साथ आए थे और दोनों के साथ ही टॉयलेट भी गए थे। जैसे ही वह दोनों टॉयलेट में गए, अंदर से दरवाजा बंद हो गया और तभी दरवाजा बंद होते ही गोली चलने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद जब आवाज आना बंद हो गई तो कुछ देर बाद टॉयलेट का डोर फिर से खुला और गौतम और अक्षत उन दोनों आदमियों की गन लेकर बाहर आ गए थे। गन पर साइलेंसर नहीं लगा था, इसीलिए गोली चलने की आवाज आसपास गूंज गई थी और 500 मीटर के दायरे में जो भी आदमी मौजूद थे वह गोली चलने की आवाज सुनकर उस जगह पर आ गए। पर गौतम और अक्षत पहले से ही तैयार थे। दोनों उन्हें मारते हुए आगे बढ़ गए। वह उस जगह से निकलकर हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में आ गए जहां कियान था। दोनों ने कियान को सारी बात बता दी। उनकी बातें सुनकर रेहान बोला, अच्छा तो अब चूहे भी प्लानिंग करने लगे क्या? वह भूल गए शेर का शिकार करने के लिए शेर जैसा ही शिकारी चाहिए होता है जो उसकी रफ्तार को चैलेंज कर सके। चूहे जैसे अस्तित्व के साथ चले हैं शेर का शिकार करने, गधे कहीं के। रेहान फ्लोर में बोले जा रहा था, तभी कियान के एक्सप्रेशन देखकर चुप हो गया। कियान ने गन लोड की ओर जाने लगा। तभी रेहान ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? उन चूहों को मारने। कियान ने कुछ नहीं कहा और उसे देखने लगा। मत जा, उनकी इतनी औकात नहीं, तेरे हाथों से मरे। वह बच्चे हैं ना, तो संभाल लेंगे उसे, हम बस आराम से बैठकर तमाशा देखते हैं। रेहान की बात पर कियान सोचने लगा। उसे हॉस्पिटल में फंसे मासूम लोगों की चिंता हो रही थी। वह नहीं चाहता था उसकी वजह से कोई मासूम मारा जाए। उसने अपनी फैमिली को तो सेव कर लिया था, पर उन मासूमों का क्या जो बिना किसी गलती के उनके चंगुल में फंसे हैं। कियान के कहने पर सारी लेडीज को एक बड़े से कमरे में रखा गया था और बाहर सिर्फ वह लोग थे। कियान अभी सोच ही रहा था कि तभी विहान और रूहान सिकंदर को अपने साथ लेकर आ गए। सिकंदर को देखते ही वह सभी समझ गए वह यहाँ क्यों है, पर अक्षत तो अभी भी कंफ्यूज था। उसके साथ कुछ और लोग भी कंफ्यूज थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा और कियान ने सिकंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। तभी सिकंदर ने उसकी बात पर कहा, आपके लिए तो कुछ भी सर, अंदर जाओ, डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कियान के कहने पर सिकंदर अंदर चला गया। सिकंदर के आने के बाद कियान ने विहान से पूछा, विवान कहाँ है? विवान के बारे में बताते हुए विहान की जुबान लड़खड़ा गई तो उसे अटकते देखकर कियान की भौहें तन गई और कियान उसे भौहें सिकोड़ कर देखने लगा। पापा, वह विवान को गोली लगी। बोलते हुए विहान उसे सारी बात बताने लगा। वह कहाँ है अभी? कियान के पूछने पर विहान ने कहा, डॉक्टर उनकी बुलेट निकाल रहे हैं, अभिनव अंकल उनके साथ हैं। विहान की बात सुनकर रेहान ने कहा, हम विवान के पास जा रहे हैं। राहुल, शिव, अर्पित और शिवा यहाँ नजर रखे हुए। अब तुम दोनों को यह काम करना है, किसी को भी मत छोड़ना और हॉस्पिटल स्टाफ और लोगों की जान भी अब तुम्हें ही बचानी है। विहान और रूहान ने रेहान की बात पर सर हिला दिया। कियान और रेहान विवान के पास चले गए। विहान अक्षत को अपने साथ लिए दूसरे रास्ते से उस ओर जाने लगा जहां एड्रोन ने सभी को हॉस्टेज बनाया हुआ था। रूहान भी गौतम को अपने साथ लिए एक दूसरे रास्ते से दूसरी तरफ बढ़ने लगा। उन दोनों ने ही दोनों तरफ से ड्रोन और उनके आदमियों को घेर लिया था, जिसका अंदाजा अभी इधर कियान को नहीं हुआ था। विहान और रूहान दोनों ही बड़ी ही चालाकी से ड्रोन के एक आदमी को खत्म करने लगे। वह चाहते तो डायरेक्ट सामने से इधर उनका मुकाबला कर सकते थे, पर उनके ऐसा करने से लोगों की जान को खतरा था, इसलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया था। जब एड्रोन ने अपने किसी आदमी को बुलाया तो वह आदमी नहीं आया। जब उसने एक दो आदमी को और आवाज दी तो वह आदमी भी नहीं आए। उन सभी के गायब होने से एड्रोन का माथा ठनका और उसने दो आदमियों को फिर से बाहर भेजा, पर बाहर जाने के बाद वह दोनों आदमी भी गायब हो गए। यह देखकर एड्रोन समझ गया कि कियान के आदमियों ने उस पर अटैक कर दिया। तभी एड्रोन ने अपनी क्रूरता का प्रमाण दिया और एक हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को धक्का दिया तो वह बाहर जा गिरा। वह उठने लगा, तभी एड्रोन ने उसके पैर पर गोली मार दी। उसकी दर्द भरी चीख गूंज गई। वह दर्द से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर विहान और रूहान ने अपनी आंखें बंद कर ली, गन पर अपनी मुट्ठी को और कस दिया। तभी एड्रोन की आवाज उस वार्ड बॉय की चीख के साथ वहां गूंजी। एड्रोन बोला, अगर अब मेरा एक भी आदमी मरा तो ऐसे ही इस हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और पेशेंट की लाश एक एक करके पार्सल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर विहान ने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। रूहान ने भी खुद को इतना ही लाचार महसूस किया। दोनों के हाथ बंध गए थे। वह चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। बात अब मासूम लोगों की जान की थी, जिनकी कोई गलती ना होने पर भी वह इस जंग का हिस्सा बन गए थे।
उसने सोचा नहीं था उसके यहाँ रहते ऐसा कुछ हो जाएगा। उसे अफसोस हो रहा था, वह क्यों गया ही था, उसने क्यों पहले इस बारे में नहीं सोचा। आज जो हुआ था इसका जिम्मेदार वह खुद को मान रहा था। उसे ऐसा लग रहा था सारी गलती उसकी है। उसने क्यों इस बारे में सही से छानबीन नहीं की, इसलिए उसने खुद पर गुस्सा करते हुए एक जोर से पंच दीवार पर मारा। उसके पंच मारने से वह दीवार भी हिल गई थी। कुछ समय पहले कियान और रेहान विवान से मिलने उसके पास गए। अभिनव रूम के बाहर दीवार से टिककर हाथ बांधे ही खड़ा था। विवान कैसा है? अब रेहान ने पूछा। अभिनव ने दोनों को देखते हुए कहा, डॉक्टर उसकी गोली निकाल रहे हैं। कियान और रेहान भी वहीं रूम के बाहर बैठ गए। विवान को गोली लगी, यह बात उन्होंने सबसे छुपाई थी। यह बात वह सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। इधर डॉक्टर सिकंदर का टेस्ट कर रहे थे। हालांकि उन्हें अपने हॉस्पिटल ऐसा बनने से वह सभी टेंशन में थे, पर कियान ओबराय के बारे में सब जानते थे। मुंबई के लोग कियान ओबराय को द डेविल ही तो बुलाते थे। वह कियान के डेविल और जेंटलमैन सभी रूप से वाकिफ थे। उन्होंने कियान ओबराय का हर अवतार देखा था, इसलिए उन्हें उस पर भरोसा था। कियान के रहते हुए गलत नहीं होगा। वह उन सब की उन लोगों से रक्षा करेगा और उनके हॉस्पिटल को भी बचाएगा। डॉक्टर सिकंदर का टेस्ट कर वह रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उन्हें रिपोर्ट पढ़कर धक्का लगा। सिकंदर की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। दोनों का डीएनए सेम था। दरअसल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दौरान डोनर और पेशेंट दोनों के ही ब्लड सेल्स की टेस्टिंग होती है। इस दौरान डॉक्टर को पता चलता है कौन बोन मैरो डोनेट कर सकता है और कौन नहीं। क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर डोनर के 50% से ज्यादा सेल्स मैच करते हैं तभी वह डोनेट कर सकता है। बिना मिलान वाले डोनर बोन मैरो डोनेट नहीं कर सकते, पर सिकंदर और सांझ के ब्लड सेल्स 90% से भी ज्यादा मैच हो रहे थे। और ऐसा तभी होता है जब दोनों के अंदर एक ही जीन हो, और ऐसा तभी होता है जब दोनों में कोई रिलेशन हो, जैसे कोई रिश्तेदार या अपना खुद का पिता हो। अब तक इसी बेसिस पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता आया है, पर अभी हाल ही में एक और बात सामने आई है। एक एक्सपेरिमेंट जो डॉक्टर द्वारा किया गया था, उन्होंने कैंसर पेशेंट के अंदर ऐसे बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया जो कि मैच नहीं करता था, पर फिर भी यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और वह पेशेंट आज भी जिंदा। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ ली थी, इसमें कोई शक नहीं था सांझ के अंदर सिकंदर के ही जीन है। इसका मतलब वह उसकी बेटी थी। दोनों डॉक्टर सिकंदर की रिपोर्ट देखकर आपस में बात कर रहे थे। वह इस बात से अनजान थे कि पर्दे के पीछे लेटा सिकंदर उनकी सारी बातें सुन रहा था। सिकंदर के हाथ में लाइन लगी थी और वह जैसे जैसे डॉक्टर की बातें सुनता जा रहा था उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। डॉक्टर की पूरी बात सुनकर उसके होठों पर प्राइस लिस्ट स्माइल आ गई और उसने खुशी और हैरानी के भाव से खुद से कहा, इसका मतलब मेरा दूसरा बच्चा मरा नहीं, वह जिंदा है। सांझ ही मेरी बेटी है। हाँ, वह मेरी बेटी है, मेरा खून है अपना। वह बोलते हुए वह रुका और सोचते हुए खुद से बोला, पर अगर वह मेरी बेटी है तो अभिनव उसे अपनी बेटी क्यों बताता है? अनामिका ने मुझसे यह सच क्यों छुपाया? क्यों उसने नहीं बताया कि आज भी मेरी बेटी जिंदा है? क्या कारण हो सकता है इन सब का? मुझसे सच छुपा कर सिकंदर खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। वह समझने की कोशिश कर रहा था आखिर क्यों उससे सच छुपाया गया, क्यों नहीं उसे किसी ने बताया वह उसकी बेटी है। सच छुपाने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? तभी उसने सोचते हुए खुद से कहा, सांझ कियान ओबराय के बड़े बेटे यानी कि विवान की वाइफ है। कियान ओबराय मेरे बारे में सब जानता था, फिर भी उसने मेरी बेटी को अपनी बहू बनाया। क्या उसे ऐतराज नहीं हुआ इस बात से? वह एक क्रिमिनल की बेटी है। इतना बोलकर वह कियान की तारीफ करते हुए बोला, सही कहते हैं सब, कियान ओबराय एक जेंटलमैन है। वह सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करता है। मेरे बेटे को अपने साथ रखा, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाया। इस जन्म में क्या कभी मैं तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगा कियान? उसने खुद से ही कहा। उसकी आवाज में गिल्ट और कियान के लिए रिस्पेक्ट थी। उसे अपने सवालों का जवाब मिला, नहीं, तुम इस जन्म में कियान का एहसान कभी नहीं चुका सकते। आवाज सुनकर सिकंदर ने सामने देखा। दरवाजे पर अनामिका खड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। गहरे रंग की साड़ी पहने अनामिका आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितना कि 20 साल पहले लगती थी। सिकंदर उसे देखता रह गया। अनामिका गुस्से में तमतमाते हुए अंदर आई और सिकंदर के सामने खड़े होते हुए बोली, तुम कियान ओबराय का एहसान इस जन्म में कभी नहीं उतार सकते कि सिकंदर, उसने जो तुम्हारे बच्चों के लिए किया है वह कोई सगा भी नहीं कर सकता। दरअसल अनामिका किसी को बताए बिना उस कमरे से निकलकर सांझ से मिलने आई थी। तभी उसे सिकंदर के बारे में पता चला। वह हॉस्पिटल में है, यह जानकर अनामिका उसे ढूंढने लगी।
वह जानना चाहती थी सिकंदर हॉस्पिटल क्यों आया है। उसे लगा इस बार भी जो हॉस्पिटल में हो रहा उसके पीछे सिकंदर का हाथ है, इसलिए वह गुस्से में उससे सवाल जवाब करने के लिए उसे ढूंढने लगी। पर डॉक्टर की बातें सुनकर वह समझ गई सिकंदर को यहाँ क्यों लाया गया, और फिर जब उसने सिकंदर को खुद से अकेले में बातें करते हुए सुना तो समझ गई सिकंदर को सांझ की सच्चाई पता चल गई। उसे लग रहा था कहीं सिकंदर यह सच न बता दे, इसलिए उसे सिकंदर के सामने आना पड़ा। सिकंदर अनामिका की बात से सहमत था। वह जो भी कह रही थी वह सब कियान ने जो उसके लिए किया वह कोई नहीं करता। पर तभी उसने अनामिका की बात को काटते हुए बीच में ही कहा, अनामिका आज हमारी बेटी, वह हमारी बेटी है। सिकंदर की आंखें खुशी से चमक रही थी, उसकी आवाज खुशी से कांपने लगी थी। हाँ, वह हमारी बेटी है, पर यह सच तुम किसी से नहीं कहोगे, अनामिका ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। सिकंदर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। क्यों, वह मेरी बेटी है, या सच में क्यों उससे? सिकंदर की बात पर अनामिका उसे ताने देते हुए बोली, वह तुम्हारी बेटी है, इसके अलावा तुमने उसके लिए क्या किया है? भूल गए उसकी बातें? क्या कहा था उसने तुमसे? सिकंदर, वह तुमसे नफरत करती। नफरत? अगर उसे पता चला तुम उसके असली पिता हो तो वह मर जाएगी। अब बताओ, क्या तुम अपनी बेटी को मरता हुआ देख सकते हो? क्या तुम उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए तैयार हो? बताओ, उसकी मौत का बोझ अपने कंधों पर उठाओगे? तुम बोलो, अनामिका ने पूछा। तो सिकंदर जल्दी से बोला, नहीं अनामिका नहीं, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मेरी बेटी है, मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, पर कभी उसके मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वह हमेशा खुश रहे, मैं यही चाहूंगा। सिकंदर की बात पर अनामिका दोनों हाथ बांध कर बोली, तो रहने दो उसे खुश, वह अपनी इस दुनिया में खुश है। अगर उसे खुश देखना चाहते हो तो उसे कभी मत बताना कि तुम उसके पिता हो। अनामिका की बात पर सिकंदर ने सर झुका लिया और सर झुकाए हुए बोला, मुझे एक बात बताओ, सांझ अभिनव के घर कैसे पहुंच गई? वह उसका पिता कैसे बन गया? सिकंदर की बात अनामिका बोली, यह तुम्हारे बच्चों की अच्छी किस्मत की वजह से हुआ, वरना जैसे तुम्हारे कर्म थे किसी का हमें सहारा देना तो दूर, कोई हमारी मदद तक नहीं करता। उस दिन जब पुलिस तुम्हें ले गई और मैं तुम्हारे पीछे भागी, तुम्हारे पीछे जाते हुए मैं फ्लोर पर गिर गई। मैं बुरी तरह दर्द में तड़प रही थी, पर मेरी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। मैं शायद दर्द में तड़प कर मर ही जाती अगर अभिनव भाई मेरी मदद नहीं करते। यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, एक क्रिमिनल की पत्नी हूँ, जिसने उनके परिवार को, जिससे वह अपना पिता भाई सब कुछ मानते थे, तुमने उसे खत्म कर दिया। यह सब जानते हुए भी उन्होंने मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल, बोलते हुए अनामिका ने हॉस्पिटल की सारी बातें उसे बता दी। कैसे उसने सांझ को जन्म देते ही अभिनव को सौंप दिया था। सिकंदर सारा सच जानकर उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और सोचने लगा। उसे बहुत बुरा लगा, साथ ही उसे अफसोस भी हुआ। उसके कर्मों की सजा अनामिका को मिली और अभिनव उसकी मदद तो वह क्या करती? शायद वह उस दिन उसके बच्चों के साथ मर ही जाती। सारी बातों को सोचते हुए सिकंदर ने कहा, तुम फिक्र मत करो अनामिका, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। यह सच कभी बाहर नहीं आएगा। वह मेरी बेटी, या उसे कभी पता नहीं चलेगा, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। वह मेरी बेटी है। अनामिका सिकंदर की बात से बहुत खुश हुई। उसे लगा नहीं था सिकंदर उसकी बात समझेगा और मान भी जाएगा। उसने सिकंदर का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अपनी बेटी की जान बचाओ। सिकंदर, उसे तुम्हारी जरूरत है। सिकंदर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो अनामिका, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उससे कुछ नहीं होने दूंगा। सिकंदर की बात सुनकर अनामिका खुश हो गई और उसके हाथ में से अपना हाथ निकालने लगी। तभी सिकंदर ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगी अनामिका? अनामिका उसकी आंखों में देखने लगी। सिकंदर की आंखों में गिल्ट भरा था। वो सिकंदर की आंखें देखते हुए बोली, मैंने तुमसे कभी बहुत प्यार किया था सिकंदर, जिसे तुमने वक्त के साथ नफरत में बदल दिया। पर अगर तुम मुझसे वादा करते हो तुम अब कोई भी गलत काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। सिकंदर अनामिका की बात सुनकर मुस्कुराया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी और अपने बच्चों की, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। अनामिका भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसके गले लग गई। सिकंदर ने भी उसे अपने गले लगा लिया। बरसों बाद अनामिका उसके इतने करीब आई थी, सिकंदर को उसे गले लगाकर सुकून मिला था। तभी कुछ आहट सुनकर सिकंदर और अनामिका एक दूसरे से अलग हो गए। डॉक्टर सिकंदर के पास आए और बोले, क्या आप तैयार हैं बोन मैरो डोनेट करने के लिए? सिकंदर ने डॉक्टर की बात पर सर हिला दिया। हमारे साथ चलिए। डॉक्टर सिकंदर को अपने साथ ले गए। इधर विवान की बुलेट से निकाल दी गई थी। विवान ने एनेस्थीसिया लेने से मना कर दिया था और होश में रहकर ही उसने अपनी बुलेट निकलवाई थी। वह जानता था अगर वह एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेगा तो 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाएगा।
उसे होश में आने के लिए इतना समय तो लगेगा ही, और इतने समय में तो सांझ ही कमजोर हो जाएगी। वह सांझ के साथ रहना चाहता था, और फिर हॉस्पिटल की सिचुएशन वह भी तो ठीक नहीं थी। ऐसे में उसका होश में रहना ज्यादा जरूरी था। जैसे ही डॉक्टर विवान की इंजरी पर ड्रेसिंग कर बाहर आए, वैसे ही कियान, रेहान और अभिनव अंदर चले गए। विवान बेड क्राउन सेटिंग पर बैठा था। उसे होश में देखकर वह समझ गया विवान ने होश में रहकर ही अपनी गोली निकलवाई है। रेहान धीरे से विवान को देखते हुए कियान के कान में फुसफुसाया, तेरा ही खून है, देख कितना जिद्दी है, बिल्कुल तुझ पर ही गया है। गोली भी निकलवा ली और चेहरे पर सिकन तक नहीं है। कियान रेहान की बात सुनकर इग्नोर कर विवान के पास आया। अब तुम कैसे हो? कियान के पूछने पर विवान ने कहा, मैं ठीक हूँ पापा, क्या ऑपरेशन स्टार्ट हो गया? विवान के पूछने पर कियान ने सर हिला दिया। विहान कहाँ है? विवान ने फिर से सवाल किया तो इस बार रेहान बोला, वहीं जहां उसे होना चाहिए, दक्ष के भेजे गए आदमियों से निपटने गया है। रेहान की बात सुनकर विवान उठने लगा तो उसे उठते देखकर अभिनव ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल, मैं विहान के पास जा रहा हूँ, उसे मेरी मदद की जरूरत है। विवान की बात पर रेहान ने कहा, चुपचाप यहीं रहो, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। विहान और रूहान हैंडल कर लेंगे उन्हें, तुम सांझ के पास रहो, उसे अभी तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। रेहान की बात सुनकर विवान सोचने लगा। तभी कियान ने कहा, चलो। विवान उठकर अपने शर्ट पहनने लगा, पर लेफ्ट साइड से वह शर्ट नहीं पहन रहा था, उसे दर्द हो रहा था। कियान ने जब उसे देखा तो उसके पास गया और उसने खुद शर्ट पहनने में उसकी मदद की। यह देख कर विवान उसे देखता रह गया। बचपन में कभी उसे कियान और सुहानी का प्यार नहीं मिला, पर अभी कियान को उसकी मदद करते देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह कियान के पीछे चलने लगा। उसकी नजरें कियान पर ही टिकी थी। कियान ओबराय उसका डैड था। इतना कठोर होने के बाद भी कियान की छोटी छोटी बातें विवान के खाली मन को खुशी से भर देती थी। इधर विहान और रूहान दोनों इकट्ठे हो गए थे और दूसरा प्लान बना रहे थे। ड्रोन के मासूम लोगों को निशाना बनाने की वजह से उन्हें अब दूसरा तरीका अपनाना था, जिससे लोगों की जान भी बच जाए और एड्रोन अपनी चाल में कामयाब भी ना हो सके। वह दोनों अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि तभी हॉस्पिटल में एक आवाज गूंजी। शायद एड्रोन ने अपनी बात कियान तक पहुंचाने के लिए स्पीकर की मदद ली थी। आवाज सुनकर सबका ध्यान एड्रोन पर चला गया। ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े कियान, रेहान, विवान, अभिनव सब एड्रोन की बात सुनने लगे। रूम में बंद सारी लेडीज भी एड्रोन की बात सुनने लगी। रूहान और विवान का ध्यान भी उस ओर गया। एड्रोन ने स्पीकर से कहा, कियान यही नाम है ना तेरा? तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है। कुछ लोगों का कहना है तू मुंबई के लोगों का मसीहा है। तेरे रहते इस मुंबई शहर में कुछ नहीं हो सकता, पर देख, मैं आज तेरे शहर में हूँ और तेरे लोगों को हॉस्टेज भी बना रखा है। अब मैं एक एक करके इन्हें मारूंगा और इनकी लाश तुझे भेजूंगा। इतनी बात बोलकर वह हंसने लगा। उसकी हंसी हॉस्पिटल में गूंजने लगी। हाँ, बिल्कुल सही, यही सुना तूने। मैं अब इन्हें मारने जा रहा हूँ। अगर इन्हें बचाना चाहता है तो मेरे पास आ और आकर इन्हें बचा ले। एक शर्त है, तुझे अकेले आना होगा और अपने चमचों और बेटों के साथ मत लाना। उसके बाद स्पीकर बंद हो गया और आवाज आना भी बंद हो गई। कियान जाने लगा, तभी उसका रास्ता रोककर सब खड़े हो गए। रेहान ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। यह उसकी चाल है, वह तुझे मारना चाहता है और उसकी इतनी औकात नहीं है कि तू उसके लिए जाए। पापा, अंकल सही कह रहे हैं, आप नहीं जाएंगे, विवान ने उसे रोकते हुए कहा। कियान ने सभी को देखा और उन्हें देखते हुए कहा, मुझे इतना कमजोर समझा है तुम लोगों ने? मानता हूँ उम्र हो गई है, पर अभी भी वह वेपन नहीं बना जो मुझे मार सके। अपनी बात पूरी करते हुए उसने सामने से सबको हटाया और चला गया। विवान उसके पीछे जाने लगा। तभी रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवान रेहान को देखने लगा। तभी रेहान ने जाते हुए कियान को देखते हुए कहा, उसे जाने दे, वो किसी की नहीं सुनेगा। इधर कियान जब एड्रोन के पास आ रहा था, तभी सामने से आते हुए उसे विहान और रूहान मिल गए। विहान ने उसे रोकते हुए कहा, पापा, आप उसकी बात मानकर उसके पास क्यों जा रहे हैं? कियान ने विहान की बात को इग्नोर किया और रूहान की तरफ देखकर बोला, इसे लेकर जाओ। रूहान ने सर हिला दिया और वह विहान को लेकर जाने लगा। तभी विहान उससे खुद को छुड़ाते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या? मुझे पापा के साथ जाना है, छोड़ मुझे। विहान के बोलने पर रूहान ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसने उसे समझाते हुए कहा, पागल मैं नहीं, तू हो गया। मामा जी सब हैंडल कर लेंगे, तू चला यहाँ से। रूहान जबरदस्ती विहान को अपने साथ ले गया। इधर एड्रोन दक्ष से बात कर रहा था। उसने बात करते हुए कॉल पर कहा, और कितना टाइम लगेगा तुझे आने में? आई नीड मोर पीपल। मैं ला रहा हूँ पूरी फौज, इस बार कियान नहीं बचेगा, दक्ष एड्रोन की बातों का जवाब देते हुए बोला। जैसे ही उन्होंने कॉल पर बात कर कॉल डिस्कनेक्ट की, एक आदमी ने आकर उसे कियान के आने के बारे में बताया।
कियान उसके पास खुद चलकर आ रहा है, यह एड्रोन इस बात से ही खुश हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। कुछ मिनटों बाद वह और कियान एक दूसरे के सामने खड़े थे। कियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलिस्ट था। उसकी काली आंखें हमेशा की तरह अट्रैक्टिव और नशीली लग रही थी, उसमें भी कुछ नहीं था। यही बात एड्रोन को खटक रही थी। उसे तो लगा था वह कियान की आंखों में दर्द दिखेगा। उसे नॉर्मल देखकर एड्रोन को गुस्सा आ रहा था। उसने कियान को देखकर अपने आदमी को आंखों से इशारे किए। उसके सभी आदमी अंदर गए और जितने भी लोगों को उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ था उन सबको ले आए। एड्रोन के कहने पर ही एक आदमी ने कियान के हाथ में हैंडकप पहना दिया। कियान के हैंडकप पहनते ही एड्रोन ने उन सभी हॉस्टेज को छोड़ दिया। वह सभी लोग उस शहर जगह से निकलकर हॉस्पिटल के बाहर जाने लगे। उनका शोर और भगदड़ से रिहान, विवान, रूहान और बाकी सभी समझ गए एड्रोन ने उन लोगों को छोड़ दिया, पर वह यह सब भी जानते थे। इन लोगों को रिलीज करके एड्रोन ने कियान को कैद कर लिया। एड्रोन ने उनको एक कमरे में चेयर पर बैठाया हुआ था और कियान को मुस्कुराते हुए घूर रहा था। वह अभी भी उसकी आंखों में दर्द की झलक देखना चाहता था जो उसे दिख नहीं रही थी। इधर वह सभी हॉस्पिटल से निकल रहे थे। दक्ष, नकुल और अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो लोगों को भागते देखकर वह मुस्कुराने लगा, पर नकुल उसके चेहरे पर टेंशन दिखने लगी। उसने दक्ष की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो कहा था एड्रोन ने हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट को हॉस्टेज बनाया हुआ है, पर यह सभी तो आराम से बाहर आ रहे हैं। यह सभी इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि एड्रोन ने अब इन लोगों की जगह कियान ओबराय को हॉस्टेज बना लिया है। मुस्कुराते हुए बोला। नकुल को तो अपने कान पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह हैरानी से दक्ष को देख रहा था और उसे अभी भी लग रहा था उसने कुछ गलत समझ लिया। दक्ष नकुल का चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ, भरोसा नहीं हो रहा है? कर ले, क्योंकि यह सच है। तुम लोगों ने खामखा ही उस कियान ओबराय को सर पर चढ़ा रखा था। उसे तो एड्रोन ने कुछ ही घंटों में अपने कैद में कर लिया। दक्ष चुटकी बजाते हुए बोला, पर उसकी बात पर नकुल को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने दक्ष की ओर देखा था। कियान ओबराय के बारे में वह उससे इतनी आसानी से किसी के भी हाथों में आज आने वाला नहीं थी। चल कर देखते हैं कियान ओबराय को कैसा लगता है। वह हॉस्टेज बनकर दक्ष बोलते हुए मुस्कुराया और गन निकालते हुए अंदर जाने लगा। नकुल भी उसके साथ साथ चलने लगा। दक्ष के आदमी उसे चारों तरफ से घेरे हुए चल रहे थे। इधर हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट वो आजाद होते ही विहान और विवान फिर से कियान के पास जाने की जिद करने लगे, पर रूहान, अभिनव और बाकी सबने उन्हें जाने से रोक दिया। अंकल, हमें पापा के पास जाना, दोनों ने एक साथ कहा। तुम दोनों को क्या लगता तुम्हारे पापा उससे लड़ नहीं पाएंगे? रेहान ने दोनों को देखते हुए कहा। एड्रोन कियान को छू भी नहीं पाएगा और जहां तक मुझे पता है अब तक एड्रोन जीजा से मिलने ऊपर तक जा चुका होगा। रेहान बोलते हुए हंसने लगा। उसने देखा दोनों के चेहरे पर अभी परेशानी के भाव थे तो उसने कहा, तुम लोग रहो, मैं आता हूँ। इतना बोलकर रेहान जाने लगा। तभी रूहान ने उसे आवाज देकर कहा, पापा। रूहान के पापा कहने से रुक गया था रेहान। उसने पीछे मुड़कर रूहान को देखा तो रूहान ने उसकी तरफ गन उछाल दी। रेहान ने मुस्कुराते हुए गन कैच की और चला गया। इधर सांझ का ट्रीटमेंट चल रहा था। सिकंदर और सांझ दोनों ही स्ट्रेचर पर उल्टे लेटे हुए थे और उनकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस चल रहा था। वह दोनों ही एनेस्थीसिया के असर से बेहोश थे। बाहर खड़ी सभी लेडीज सांझ के लिए प्रे कर रही थी। सभी साथ ही उन्हें किया की चिंता भी हो रही थी। सुहानी ने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए थे, मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह जैसे ही रूम के बाहर आई थी उसे विवान के बारे में पता चल गया था। विवान को गोली लगी थी, यह सुनकर वह और परेशान हो गई थी, पर विवान के समझाने पर वह समझ गई थी सभी को या तो पता चल गया था। सांझ के लिए डोनर मिल गया, पर किसी को यह खबर नहीं थी वह डोनर कोई और नहीं सिकंदर है। यह बात अभी भी सबसे छुपी हुई थी। धीरे धीरे विवान और विहान के पेशेंस का बांध टूटा और वह चले गए। उन्हें जाते देखकर रूहान भी उनके पीछे चला गया। इधर दक्ष तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था उसके होठों की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। उसकी आंखें कियान को अपने कैद में देखने के लिए तरस रही थी। दक्ष सोच कर आया था वह कियान को भी ऐसे ही मारेगा जैसे कियान ने रुद्राज को मारा था। इधर जिस रूम में कियान और एड्रोन थे उसी रूम से कियान अपने एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से झगड़ते हुए स्लो मोशन में बाहर निकला।
किया और अर्जुन दोनों ही अभिराज और चित्रलेखा के सामने खड़े थे। किया ने झुककर दोनों का आशीर्वाद लिया। चित्रलेखा ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अभिराज ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। वह दोनों एक आइलैंड पर जा रहे थे। उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने अभियुक्त और अमूल्या भी गए थे। अर्जुन ने अभियुक्त के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा और घर में सभी का ख्याल रखना। जी कुंवर सा, आप चिंता ना करें, हम अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे। अभियुक्त ने अर्जुन को भरोसा दिलाते हुए कहा। अर्जुन उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तभी उसके फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। अर्जुन और किया ने अनाउंसमेंट सुनकर अमूल्या और अभियुक्त को बाय कहा और दोनों अंदर चले गए। अमूल्या उन्हें जाते हुए देख मुस्कुरा रही थी। अभियुक्त उसे इतना खुश देखकर उसके कान के पास धीरे से बोला, क्या आप भी कुंवर सा और कुंवर रानी सा की तरह हनीमून पर जाना चाहते हैं? उसकी बात पर अमूल्या शर्मा गई और उससे नजरें चुराते हुए बोली, कुछ भी बोलते हैं आप? हमने कब कहा हम जाना चाहते? आप नहीं जाना चाहते पर हम जाना चाहते। क्या आप हमारे साथ चलेंगी? अभियुक्त ने धीरे से उसके कान में कहा। अमूल्या उससे आंखें दिखाने लगी तो अभियुक्त ने मुंह बना लिया। तभी अमूल्या मुस्कुराने लगी। वह उसे मुस्कुराते हुए अभियुक्त को भी मुस्कुराना आ गया। वह अमूल्या को कंधे से पकड़ एयरपोर्ट से बाहर आने लगा और चलते हुए ही बोला, जब कुंवर सा वापस आ जाएंगे तब हम उनसे बात करेंगे। कह देंगे उनसे हमें कुछ दिनों अवकाश चाहिए। हम आपकी सबसे अच्छी दोस्त को पूरा घुमाने के लिए शहर के बाहर ले जाना चाहते हैं। अभियुक्त बोल रहा था और अमूल्या उसकी बात पर हंस रही थी। दोनों गाड़ी में बैठे और अभियुक्त स्टीयरिंग संभालने लगा। जैसे ही उसकी गाड़ी एयरपोर्ट से निकली, कुछ लोग जो एयरपोर्ट के पास आसपास खड़े छोटे मोटे काम में लगे थे, वह अभियुक्त की गाड़ी को जाते हुए ध्यान से देख रहे थे। वह सभी एक जगह इकट्ठे हुए और उनमें से एक आदमी ने किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही उस आदमी ने कहा, सरकार, अर्जुन राणा अपनी पत्नी के साथ चला गया और उसका अंगरक्षक भी वापस महल लौट आया। उसकी पूरी बात सुनकर सरकार ने कहा, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना? उसकी बात पर फोन सुन रहे इस शख्स ने कहा, जी सरकार। उसका इतना कहते ही सरकार ने फोन रख दिया। सरकार से बात कर उसने सामने खड़े आदमियों से कहा, जाओ, जो समझाया था वही करना। उसकी बात मानकर दो आदमी चले गए। क्या हुआ? मुंबई में विमान विहान तेजी से उस ओर बढ़ रहे थे। रूहान भी उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे चला गया। इधर कियान एड्रोन के सामने बैठा था। एड्रोन का मन कर रहा था वह कियान के अंदर गन की सारी बुलेट से भर दे, पर उसे दक्ष की वार्निंग याद थी। कियान ओबराय को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। उसके शरीर पर बनने वाले हर जख्म को मैं उसे अपने हाथों से दूंगा। दक्ष की इन बातों को याद करते हुए एड्रोन शांत बैठा था, पर उसे कियान का उसके सामने इतना रिलैक्स होकर बैठना उसे हजम नहीं हो रहा था। इसलिए वह और खुद को न रोकते हुए तेजी से उठा और कियान के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ने लगा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कियान के हाथ के बीच एड्रोन की गर्दन फंसी थी। उस कमरे में जितने भी आदमी थे वह उस नजारे को देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया यह चंद सेकंड में क्या हो गया। दरअसल हुआ यह था, जैसे ही एड्रोन कियान के पास आकर उसकी कॉलर पकड़ने को हुआ, तभी कियान ने तेजी से हाथ घुमाते हुए हथकड़ी पहनने वाले हाथों से ही एड्रोन की गर्दन को अपने हाथों के बीच फंसा लिया। एड्रोन उसके हाथों के बीच में अपनी गर्दन निकालने की कोशिश करने लगा, पर कियान अपने हाथों को दबाता चला गया। कुछ कटर कटर की आवाज वहां गूंजी और इस नजारे को देख रहे थे सब वहां। सभी लोग, उनका गला सूख गया था, उनकी आंखें हैरानी से फटी थी और गला शुष्क हो गया था। शरीर कांप रहा था और डर उनके शरीर में झंझनाहट पैदा कर रही थी। जब एड्रोन की सांसें पूरी तरह रुक गई, तब कियान ने दोनों हाथों के बीच में गैप बनाया और उसके गैप बनाते ही एड्रोन पेड़ से टूटे पत्ते की तरह नीचे गिर गया। कियान के पैरों के पास गिर गया। कियान ने दोनों हाथ ऊपर कर उन्हें हथकड़ी दिखाई। हालांकि कियान ने कुछ नहीं कहा, पर इसका इशारा सभी समझ गए थे। एक आदमी डरते हुए उसके पास आया और एड्रोन की जेब से चाबी निकालकर कियान की हथकड़ी खोलने लगा। तभी उसके पीछे से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा और वह एक मोटे डंडे से उसके सर पर मारने को हुआ। तभी उसके पीछे से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा और वह एक मोटे डंडे से उसके सर पर मारने को हुआ। पर तब तक कियान की हथकड़ी भी खुल गई थी और शायद उसके तेज कानों के पीछे से आ रहे आदमी की आहट भी सुनी थी। उसने मुड़ते हुए उसके डंडे को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर मुक्का मारा। कुछ ही देर में उस कमरे में सारे आदमी मरे पड़े थे। सिर्फ एक आदमी जिंदा था जिसने कियान की हथकड़ी खोली थी। कियान ने उसकी तरफ अपनी आंखों से देखा था। वह आदमी कियान के सामने दोनों हाथ जोड़कर नीचे बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं यह सारे काम छोड़ दूंगा, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से दूर चला
चला जाऊंगा। प्लीज मुझे मत मारना। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। जब तक मैं घर नहीं जाता मेरे बच्चे और मेरी माँ खाना नहीं खाती। कुछ देर तक कियान उसकी बातों पर उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। कियान को जाते देखकर वह आदमी दोनों हाथ फ्लोर पर रखते हुए माथे को टेकने लगा। इधर कियान स्लो मोशन में एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से झगड़ते हुए बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही उसके सामने रिहान खड़ा था। रिहान कियान को बाहर देखकर समझ गया उसने सबका काम तमाम कर दिया। रिहान उसके गले लग गया और मुस्कुराते हुए बोला, वाह मेरे शेर, तू आज भी वैसा ही है। वह तीनों अभी आ ही रहे थे कियान के पास कि एक पॉइंट पर वह तीनों ही दच से टकरा गए। दक्ष तीनों को देखकर हंसते हुए बोला, क्या बात है, मरने की इतनी जल्दी है कि बाप से पहले बेटा आ गया मरने। दक्ष की बात पर रूहान बोला, तुझे क्या यहाँ राघव ने अकेले मरने के लिए भेजा। उसकी बात पर दक्ष को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और दांत पीसते हुए अपने आदमियों से बोला, किसी को मत छोड़ना, मार डालो इन्हें। विहान ने विवान को कियान के पास भेजा। उसकी इंजरी अभी ताजी थी, अगर वह फाइट करता तो उसका पेन और बढ़ जाता, इसलिए उसने उसे कियान के पास भेज दिया। नकुल दक्ष अपने आदमियों के साथ लड़ने लगे थे। नकुल को टेंशन थी कहीं दक्ष को कुछ हो ना जाए। अगर दक्ष को कुछ भी हुआ तो राघव उसे छोड़ेगा नहीं। उसे सेफली दक्ष को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाना था, इसलिए वह लड़ते हुए दक्ष को बार बार चलने के लिए बोल रहा था, पर दक्ष उसकी एक नहीं सुन रहा था। तभी नकुल ने उसके सारे आदमियों को कुछ इशारे किए तो वह सभी उनके और विहान रूहान के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। उन लोगों के बीच में जाने से विहान रूहान उन लोगों से लड़ने लगे और इस बीच नकुल जबरदस्ती दक्ष को खींचते हुए वहां ले गया। विवान जब कियान के पास पहुंचा तो उसे ठीक देखकर वह खुश हो गया और उसके गले लग गया। वह दोनों वापस से विहान के पास आ गए। जब तक वह तीनों वहां पहुंचे विहान और रूहान ने सभी को मार दिया था। वह सभी एक दूसरे को देखने लगे और हंसने लगे और धीरे से मुस्कुरा दिए। सभी वापस से वहां पहुंचे जहां सांड का ऑपरेशन चल रहा था। उनके वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर सेटिस्फाइड वाली स्माइल थी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर ने जब यह कहा तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विवान भी खुश हो गया। पेशेंट को होश में आने में अभी कुछ घंटे लगेंगे। हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है तो चिंता की कोई बात नहीं। हमारी टीम उनके हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। कियान ने डॉक्टर की बात पर सर हिला दिया। दूसरी तरफ उदयपुर राजस्थान अभियुक्त एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले और दूसरे हाथ से अमूल्या का हाथ था, उससे बातें करते हुए जा रहा था। अमूल्या भी उससे हंस हंस कर बातें किए जा रही थी, पर वह दोनों ही अपने पीछे आ रहे खतरे को पूरी तरह अनजान थे। उन शिकार के ठीक पीछे एक ट्रक तेजी से चला आ रहा था। उस ट्रक के अंदर ही दोनों आदमी बैठे थे और कार के नजदीक जाते हुए दोनों मुस्कुरा रहे थे कि तभी उस ट्रक ने जोर से अभियुक्त की कार में टक्कर मारी तो अभियुक्त की कार के पहिए की घसीटने की आवाज दूर तक गूंजी। वह सड़क भी सुनसान थी और ज्यादा गाड़ियां उस सड़क पर चल भी नहीं रही थी। वह दोनों आदमी यही नहीं रुके, दोनों ने एक बाद एक टक्कर 2-3 बार और मारी तो अभियुक्त की कार पलटते हुए सड़क से दूसरी तरफ रेत पर आ गई। जब दोनों आदमियों को विश्वास हो गया कि अब वह मर चुका है, दोनों ट्रक से बाहर आए और अभियुक्त की कार को देखते हुए बोले, मर गया साला। तभी उसका साथ देते हुए दूसरे ने कहा, अब सरकार को भी यह खुशखबरी सुना देते हैं। इतना बोलकर वह अपना फोन निकालकर कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से जैसे ही सरकार ने उसका फोन रिसीव किया, वह आदमी खुशी से बोला, सरकार अर्जुन के आदमी को हम ऊपर भेज दिए, गुड। दूसरी तरफ से सरकार ने मुस्कुराते हुए कहा। उस आदमी ने फोन जेब में रखा और बोलते हुए वहां से चला गया। अभी कुछ काम करना है, अभिराज राणा और अरंजय राणा दोनों भाइयों को ऊपर भेजना है, तब सरकार या उदयपुर हमारा होगा। उसके कहने के कुछ समय बाद उल्टी पड़ी कार में से अभियुक्त निकला और वह ज्यादा जख्मी था। उसके शरीर और चेहरे पर बहुत चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर उसने हिम्मत कर कार का सहारा लेते हुए खड़ा हुआ और दूसरी तरफ जाकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अमूल्या को बाहर निकाला। अमूल्या बेहोश थी, उसके सर से खून निकल रहा था। अभियुक्त अमूल्या के गाल थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर अमूल्या होश में नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे अभियुक्त की आंखें भी बंद होती जा रही थी। मुंबई में नकुल दक्ष को जबरदस्ती तो ले आया था, पर अब वह दक्ष के गुस्से को हैंडल नहीं कर पा रहा था। दक्ष गुस्से में इधर उधर सभी चीजों को गिरा रहा था और बेजान वस्तुओं पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। आज मैं उस कियान ओबराय को मार देता, तू क्यों वापस लाया मुझे? आज पूरी ओबराय फैमिली मर जाती मेरे हाथों। मेरा प्लान तुम बर्बाद क्यों कर दिए? दक्ष चिल्लाते हुए नकुल से बोला। तभी नकुल ने कहा, तेरा प्लान खराब
खराब नहीं हुआ। वहां देख, नकुल के बोलने पर दक्ष उस तरफ देखने लगा और उस तरफ देखते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। सांझ को होश आ गया था। सभी उससे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे, पर सबसे पहले विवान ही उससे मिलने गया। सांझ विवान को देखकर स्माइल कर रही थी। उसके होठों की हंसी विवान के होठों पर थी। विवान जैसे ही उसके पास बैठा था, उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी पकड़ उसकी गर्दन पर थी। विवान ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और सांझ की आंखों में देखकर बोला, क्या तुम अब ठीक हो? सांझ ने पलकें झपकाते हुए हाँ में सर हिला दिया। वह उठकर बैठने लगी, तभी विवान ने उसे सहारा दिया। सांझ बैठते ही उसके गले लग गई। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया? सांझ भावुक होकर बोली। विवान ने प्यार से उसका सर सहलाया और उसे शांत करते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने देता ना। उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। तभी उसने विवान को थोड़ा और कसकर अपनी बाहों में जकड़ा तो उसे विवान का शरीर कठोर महसूस हुआ। जब भी पहले विवान उसे हक करता था, सांझ उसे गले लगाती, तो विवान भी उसकी तरह ही मिलते उसे अपनी बाहों में भर लेता। उसे अपना शरीर विवान के शरीर से जुड़ा हुआ महसूस होता था, पर आज विवान का शरीर कठोर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके गले नहीं लगना चाह रहा हो। सांझ को विवान की यह बात खटकी और वह उससे अलग होकर विवान को सवालिया नजरों से देखने लगी। विवान उससे नजरें चुरा रहा था। सांझ को कुछ ठीक नहीं लगा और वह विवान का ब्लेजर उतारने लगी। विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखने लगा। सांझ भी कठोरता से उसकी आंखों को देख रही थी। उसने विवान की आंखों में देखते हुए उसका ब्लेजर निकाल दिया। ब्लेजर निकलते ही विवान के शर्ट पर लगे खून के धब्बे देखकर शौक रह गई। उसने धीरे से उसके जख्मों को छुआ तो विवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। सांझ विवान का चेहरा अपने हाथों में भर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यहाँ क्या हुआ था? आपको गोली कैसे लगी? सांझ को इग्नोर कर विवान ने कहा, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वह अपनी बात पूरी कर उठकर जाने लगा। तभी सांझ ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, प्लीज मुझे बताइए यहाँ हुआ क्या था? क्या यह सब मेरी वजह से हुआ? क्या इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ? सांझ की बात पर विवान उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसके माथे को चूम लिया। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, अब सब ठीक है, ज्यादा इस बारे में मत सोचो और आराम करो। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। सांझ विवान को समझ रही थी। वह जानती थी विवान उसे कुछ नहीं बताएगा, चाहे वह कुछ भी कर ले, इसलिए उसने इस बारे में किसी और से ही पूछने का सोचा। विवान के जाने के बाद अंशिका और अनामिका दोनों एक साथ उसे देखने आई। इधर रूम के बाहर कुछ ही दूरी पर सबसे अलग होकर सिकंदर खड़ा था। अभिनव उसे अकेले खड़े देखकर उसके पास चला गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? सांझ से नहीं मिलोगे? उसकी बात सुनकर सिकंदर उसे देखने लगा और ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा काम यहीं पर खत्म हो गया। जिस काम के लिए मैं आया था वह हो गया, अब मुझे वापस जाना है, तो मुझे वापस ले चलो। इतना बोलकर सिकंदर जाने लगा, तभी अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिकंदर मुड़कर उसे देखने लगा। अभिनव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वह तुम्हारी बेटी है सिकंदर, तुम्हारे दोनों बच्चे जिंदा हैं। अभिनव को लगा था जब वह सिकंदर को यह बात बताएगा, सांझ जो उसकी बेटी है, तो उसके चेहरे पर उसे खुशी की झलक दिखेगी और वह खुशी से झूम उठेगा। पर सिकंदर के भाव पहले के जैसे ही शांत थे। उसे इतना नॉर्मल देखकर अभिनव को समझ नहीं आया उसने उसे इतनी बड़ी बात बताई, फिर भी वह शांत खड़ा है कैसे? क्या उसे अपने बच्चे के जिंदा होने की खबर सुनकर खुशी नहीं मिली? यही सब सोचते हुए अभिनव ने अपने मन की बेचैनी को सवालों की शक्ल देकर सिकंदर के सामने रख दिया। क्या तुम खुश नहीं हुए यह जानकर तुम्हारी खुद की एक बेटी है, वह बेटी जिसके लिए एक दिन तुमने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था? सिकंदर उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बेटी? इतना बोलकर वह फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में उसकी लाचारी छुपी थी, बेबसी छुपी थी। वह एक पिता को पिता बनने से रोक रही थी। अभिनव उसकी बात पर उसे देखे जा रहा था। सिकंदर ने अफसोस भरे दिल के साथ फिर कहा, वह मेरी बेटी नहीं, वह तुम्हारी बेटी। तुम उसके पिता हो जिसे उस पर गर्व है। वह आज तक सर उठाकर जीते हुए आई है। उसके पिता मुंबई के पुलिस कमिश्नर, जो गुनाहगारों को पकड़कर उन्हें सजा देना चाहते हैं, शहर से क्राइम को खत्म करते हैं। वह 4 लोगों के बीच प्राउडली तुम्हारा नाम लेती है, प्राउड से कहती है तुम उसके पिता हो, और उसे यह कहते हुए बहुत खुशी मिलती है। अभिनव सिकंदर को देखते हुए उसकी बात सुने जा रहा था। पर सोचो जरा, जिस दिन उसे यह सच पता चलेगा वह तुम्हारी नहीं बेटी मेरी है, क्या यह सच जानकर वह पहले की तरह खुश रह पाएगी? वह एक क्रिमिनल की बेटी है, यह सच जानकर वो टूट जाएगी। फिर वह ना तुम्हें अपना पिता मानेगी ना मुझे। यह सच उसे तोड़ देगा। तुमने उसे एक अच्छी दुनिया दी है, एक ऐसी दुनिया जिसमें वह खुश रहती।
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ अभिनव, उससे उसकी यह खूबसूरत दुनिया मत छीनो। अभिनव ने तुरंत ही सिकंदर का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए बोले, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह मैं भी उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। यह मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था। मत करो मेरे लिए यह सब, मत करो, मेरे कर्म ही ऐसे हैं। मैं इस जन्म में इस खुशी का हकदार नहीं बन सकता। शायद यही मेरे कर्मों का फल है कि इस जन्म में मैं अपनी बेटी से दूर हूँ। मैं उसके प्यार के लिए नहीं, मैं उसकी नफरत के लिए बना हूँ। और तुम्हारी पत्नी, जब उसे यह सच पता चलेगा, क्या वह यह सहन कर पाएगी? इस एक सच से बहुत लोगों की जिंदगी जुड़ी। अगर इस सच से छुपे रहने से सब खुश रहते हैं तो इसे छुपा ही रहने दो। मैं सांझ को दूर से देखकर ही जी लूंगा। मैं उसकी नफरत भी सहन कर लूंगा, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सिकंदर की बात पर अभिनव सोचते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम यह चाहते हो तो यही होगा। सांझ को यह सच कभी पता नहीं चलेगा, पर एक बात याद रखना, वह तुम्हारी भी बेटी है। सिकंदर उसकी बात पर सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, पास से ना सही उसे दूर से ही देख लो। बोलते हुए वो उसे अपने साथ ले गया। सिकंदर भी जहां उस रूम के अंदर अक्षत था, अक्षत ने ग्लास वाल के जरिए सिकंदर को देख लिया था। हालांकि उसका पिता सिकंदर क्रिमिनल था, पर था तो उसका पिता ही। वो जैसे ही सिकंदर से मिलने के लिए बाहर आने को हुआ, तभी वो सिकंदर और अभिनव की बात सुनकर रुक गया और उसने दोनों की सारी बातें सुन ली। उनकी बात सुनकर उसे भी झटका लगा था। हालांकि वह सांझ को अपनी बहन ही मानता था और उसके साथ बचपन से बड़े होने तक मैक्सिमम टाइम भी स्पेंड किया करता था, पर वह अभिनव को मामा कहता था और उसके लिए सांझ उसके मामा की बेटी थी। पर जो सच आज उसे पता चला था, उसके अकॉर्डिंग वह उसकी सगी बहन थी। उसे हैरानी के साथ खुशी भी हो रही थी, यह जानकर कि सांझ उसकी अपनी बहन है। वह खुशी से मुस्कुरा रहा था। वह रूम से निकलकर सांझ से मिलने चला गया। जब वह सांझ के रूम में एंटर हुआ, उसे अंदर बहुत सारे लोग दिखे। गर्ल्स गैंग के कुछ मेंबर और सभी सीनियर लेडीज के पास ही बैठी थी। अक्षत अचानक से सांझ के पास गया और बिना किसी की परवाह किए झट से उसके गले लग गया। एक पल के लिए सभी हैरान रह गए। सांझ भी थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि इस तरह अचानक अक्षत ने पहले कभी उसे हक नहीं किया था, पर आज अचानक कर लिया था। सांझ ने उस एक्वर्ड सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए कहा, क्या भाई अब याद आई आपको? मेरी सबसे आखिरी में आप ही मिलने आए हो। सांझ ने मुंह बनाकर कहा तो उसकी बात पर सभी हंस दिए। अक्षत एक हाथ से अपने सर को सहलाते हुए बोला, जल्दी आ जाता, पर थोड़ा काम था, उसे ही खत्म करने में टाइम लग गया। अब कैसी हो तुम? खुद ही देख लो, सांझ ने बोलते हुए कंधे उचका दिए। रूम के बाहर से ही सिकंदर और अभिनव इस नजारे को देख रहे थे। अक्षत ने अरंजे को हंसते हुए देखकर मन ही मन खुद से कहा, अगर सच जानकर तुम्हारी यह हंसी तुम्हें मिल जाएगी तो मैं भी कभी यह सच तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगा। सबकी तरह मैं भी तुमसे यह सच छुपाकर रखूंगा। उदयपुर राजस्थान, अमूल्य और अभियुक्त को कुछ भले लोग हॉस्पिटल ले आए थे। डॉक्टर दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। दोनों की ही कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। अभियुक्त अमूल्य को कार से निकालने के बाद ही बेहोश हो गया था। अंदर डॉक्टर दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। अभियुक्त के पास मिले हुए कुछ आईडी से दोनों की पहचान हुई। वह कौन है और किसके आदमी, उनकी पहचान होते ही हॉस्पिटल वालों ने अभिराज को कॉल कर हॉस्पिटल बुलाया। अभिराज और अरंजे दोनों ही हॉस्पिटल आकर अभियुक्त और अमूल्य की कंडीशन के बारे में सुनकर परेशान थे। दूसरी तरफ मुंबई में इधर विहान कॉल पर किसी से बात कर रहा था, तभी रूहान उसके पास आया और उसके सामने आते ही विहान ने बात कर कॉल कट कर दिया और रूहान को देख बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? साहब ठीक है? हाँ वह ठीक है, पर मुझे मिस्ट्री कहीं नहीं दिख रही, रूहान बोला। रूहान की बात पर विहान कैजुअली बोला, यहीं कहीं होगी, वैसे भी वह किसी बटरफ्लाई से कम नहीं है, इधर उधर उड़ती रहती है। विहान की बात से चिढ़कर रूहान ने एरोगेटली कहा, विहान आई एम सीरियस, मैंने सब जगह देख लिया पर मिस्ट्री कहीं नहीं है। वह सांझ के पास भी नहीं है। उसकी बात पर विहान की भौहें सिकुड़कर उसे देखने लगा। इधर सांझ ने सबको देखते हुए कहा, झरना कहाँ है? क्या उसे मुझसे नहीं मिलना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, वह तो तुम्हारे लिए जूस लेने गई है, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। पर अगले ही पल वह सोचते हुए बोली, उससे गए हुए भी बहुत देर हो गई है, झील जाकर देखो जरा, झरना कहाँ रह गई? झील स्वाति की बात मानकर चली गई। इधर दक्ष गुस्से में चिल्लाकर बोला, आज आज मैं उस कियान ओबराय को मार देता, तू क्यों वापस लाया मुझे? आज पूरी ओबराय फैमिली मर जाती मेरे हाथों। मेरा प्लान तूने बर्बाद कर दिया। नकुल ने कहा, तेरा प्लान खराब नहीं हुआ, वहां देख। नकुल के बोलने पर दक्ष उस तरफ देखने लगा और उस तरफ देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। दक्ष के हंसी की वजह थी झरना। दक्ष के सामने झरना बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे।
क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।